Hello everyone, this is Vaibhav here and I welcome you all to my YouTube channel. तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर नंबर 4 के साथ शुरू करते हैं एंड बहुत ही बढ़िया चल रहा है एंड आई एम प्रिटी श्योर कि अगर आप इसे बहुत बढ़िया से फॉलो करते हैं तो आप इलेक्ट्रोस्टैट्स के कोई भी सवाल इजीली बना लोगे आफ्टर द एंड ऑफ 16 to 18 lectures that we have decided. अगर हम उसे अच्छे से कंप्लीट करते हैं along with the all the illustrations in a very proper manner, तो उसके बाद आपको इलेक्ट्रोस्टैट से बिल्कुल भी डर नहीं लगने वाला है। फिर आप खुद एक बार जाकर पीवाईक्यूज बना के देख लोगे कि किस लेवल के पीवाईक्यूज आपको जे एडवांस में देखने को मिलते हैं। तो एक भी चीज, एक भी छोटा सेक्शन यहाँ पर छोड़ा नहीं जा रहा है। एक चैप्टर में बिल्कुल कंप्लीटली इस जगह पर बिल्कुल फुल डेडिकेशन के साथ करा रहा हूँ एंड यस एट लास्ट कुछ प्रॉब्लम भी करा देने वाला है। तो मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन भी कुछ लास्ट में सेलेक्ट करके कर लेंगे। सो आज लेक्चर नंबर 4 है, आप इसको बहुत बढ़िया से फॉलो करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो हम देखते हैं आज क्या करना था। लास्ट क्लास में हमने शेल थ्योरम कंप्लीट किया। ओके, लास्ट क्लास में शेल थ्योरम हमने लास्ट पढ़ा था। सो आज कोशिश करते हैं कि उसी शेल थ्योरम की थोड़ी बहुत एप्लीकेशन है, उसको हम कंप्लीट करते हैं एंड फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या क्या चीजें भी नीड होगी आज। सो स्टार्टिंग विद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर। स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और अभी हम जो स्फीयर के बारे में बात कर रहे हैं उसमें मैं कंडक्टिंग लिख दे रहा हूँ। और ये कंडक्टिंग, इसकी बिहेवियर ये अपन 5-6 लेक्चर में समझेंगे कंडक्टर्स किस तरह से बिहेव करते हैं। अभी बस लिख रहा हूँ कंडक्टिंग स्फीयर्स। सो अभी आपको बस इतनी बात याद रखनी है कि अगर स्फीयर कंडक्टिंग है तो आप उस पे जो भी चार्ज दोगे वो उसके सरफेस पे लाए करेगा। अभी फिलहाल के लिए हम इतना बात याद रखते हैं, फिर बाद में समझेंगे कैसा क्या है। तो मैंने इसको एक स्फीयर, तो एक हम इसको बोलेंगे हॉलो स्फीयर या फिर कंडक्टिंग शेल भी हो सकता है, ये स्फीयर भी हो सकता है। मास के ऊपर यहाँ पे चीजें डिपेंड नहीं कर रही है, चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके ऊपर हमारा सॉलिड और हॉलो डिसाइड होने वाला है। तो आप इसे कुछ भी बोल लो स्फीयर, और इस वजह से इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, हम ऐसा मानते हुए चीजों को देख रहे हैं। अब मैं इससे आर डिस्टेंस दूर पे एक आउटसाइड पॉइंट पर फील्ड निकालना चाहता हूँ, पी पॉइंट पे फील्ड निकालना चाहता हूँ एंड फिर मैं एक इनसाइड पॉइंट पे, तो हमने शेल थ्योरम के थ्रू पढ़ा ही था कि अगर सिमेट्रिकली यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी है तो अंदर के पॉइंट पर बाहर के चार्जेस का कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं होता है। तो इस पॉइंट पर आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो एक चीज तो यहाँ पर ही मैं कंक्लूजन लिख लेता हूँ डायरेक्टली कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा एंड उसको गॉस लॉ वगैरह से भी एक बार प्रूव करेंगे। बट अभी के लिए शेल थ्योरम जो मैंने लास्ट लेक्चर में प्रूव किया है, आप उसके थ्रू चीजों को समझ सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों जीरो हो रहा होगा किसी भी रैंडम पॉइंट पे। हमने ऐसा कुछ स्फीयर वगैरह बनाया था, ऐसे ऐसा कुछ सिलेंडर वगैरह बनाया था और इसके थ्रू हमने चीजों को देखा था। तो ठीक है, अब हम आते हैं इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। देखना, बात को थोड़ा सा समझना है इसमें। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए, इस चीज को अपने रिजल्ट पे आने के लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इसके फील्ड लाइंस कैसे होते हैं। तो अगर आप उसके फील्ड लाइंस को थोड़ा केयरफुली देखें तो हमें पता है कि ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो रेडियली हर जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर को निकल रहे होंगे, बिल्कुल रेडियली आउटवर्ड्स। मतलब सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर पे रेडियली आउटवर्ड्स फील्ड निकल रहे हैं। तो अगर रेडियली आउटवर्ड्स फील्ड निकल रहे हैं तो अगर मैं इन सारे फील्ड को पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं, अगर मैं इन सारे फील्ड को पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं तो मुझे क्या ऐसा देखने को मिल रहा है कि सारे के सारे लाइंस, जो भी लाइंस थे हमारे, वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर रहे हैं एंड दैट पॉइंट इज नथिंग बट आवर सेंटर। तो मैं जो भी लाइंस इधर उधर बना है आप उससे समझ सकते हैं कि सेंटर पे मीट कर रहा है। और अगर ये सेंटर पे मीट कर रहे हैं तो इसका मतलब हम ऐसा मान सकते हैं कि सारे चार्जेस सेंटर पे रखे हुए हैं और उसकी वजह से सेंटर पे रखे हुए हैं। सारे जो भी सरफेस पे चार्ज थे वो पूरा सेंटर पे रखा हुआ है
और उस चार्ज की वजह से बाहर जैसा फील्ड बनता था उसी तरह का फील्ड हम यहाँ पर बोल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल थ्योरम। इसको गॉस लॉ वगैरह से भी प्रूव किया जाएगा आगे। अभी बस हम सेल थ्योरम को थोड़ा सा यूज कर रहे हैं। सिमेट्रिकली बॉडी है, यहाँ से हमारे चार्जेस हैं और बाहर की तरफ निकल रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि सारे के सारे चार्जेस सेंटर पे रखे हुए हैं, ऐसा अज्यूम कर सकते हैं। और अगर ऐसा अज्यूम करें, अजम्पशन नहीं है ये प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहे हैं अपन। तो अगर ऐसा है तो इस पॉइंट पे सरफेस पे अगर मैंने क्यू चार्ज दिया था तो हम मान सकते हैं कि इस जगह पर पूरे क्यू चार्ज है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी कैन बी रिटन एज के क्यू बाय आर स्क्वायर, वेयर आर इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस फील्ड। तो के क्यू बाय आर स्क्वायर उस पे फील्ड लिख सकते हैं। मतलब अब हमें याद रखना है कि किसी भी स्फेरिकल नॉन कंडक्टिंग या सॉरी कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से आउटसाइड पॉइंट पे फील्ड अगर लिखना है तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्शन हमारा कहाँ पर होगा, आर के अलोंग, अलोंग आर कैप ही होगा। डायरेक्शन भी याद रखते हैं कि अलोंग आर कैप ही होगा, आर कैप के अलोंग ही हमारा ये फील्ड का डायरेक्शन भी आ रहा है। ठीक है, तो चाहो तो आप यहाँ पर क्यूब वगैरह को चेंज कर लो, क्यूब को आप डेंसिटी वगैरह के फॉर्म पे चेंज कर सकते हैं, बट ठीक है ये प्रैक्टिकली हमारे लिए ऐसा ही रिजल्ट इम्पोर्टेंट है। अभी फिलहाल ऐसे याद रखते हैं। अंदर के पॉइंट पे हमने क्या देखा, अंदर के पॉइंट पे फील्ड जीरो होता है, वो पीछे हमने इसको प्रूव किया था। तो स्फीयर के लिए, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए ऐसे ही याद रखना है। अगर मुझे सरफेस पे लिखना होगा तो आई विल राइट कि आर विल बी योर कैपिटल आर विच इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। उसमें कोई बहुत खास बात है नहीं, तो उसमें ज्यादा टाइम इधर उधर करते नहीं है। तो नेक्स्ट आते हैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर अस, और उसको कैसे देखना है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो अगर मैं आपको यहाँ पर ग्राफ वगैरह भी बोलूं तो बहुत इजी ग्राफ है, कोई खास बात उसमें है नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का अगर ग्राफ बनाया जाए तो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज एक्स। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो जीरो से आर तक कोई फील्ड है नहीं, तो जीरो से आर तक ऐसा कुछ चलाइए एंड फिर आप देख सकते हो कि मैक्सिमम सरफेस में फील्ड मैक्सिमम गया है। एंड उसके बाद आर स्क्वायर के साथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल बनता हुआ कुछ इस तरह से चला। So this is the graph for electric field versus X for a conducting sphere. Okay. नेक्स्ट आ जाते हैं, हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंडक्टिंग की वजह से। सो नॉन कंडक्टिंग की वजह से देखें तो अगेन आउटसाइड पॉइंट रिमेन सेम। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए, आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या लिख सकते हैं, आप देख सकते हो कि आउटसाइड पॉइंट के लिए अगर मुझे फील्ड लिखना है so it will again remain same, which means kq by r square, and r is distance of that point from the center of the sphere. इसको थोड़ा और डिफरेंट फॉर्म पे भी लिख सकते हैं because total charge q, this total charge q can be written as चार्ज डेंसिटी, बिकॉज इस बार नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग का मतलब होता है ये स्फीयर है एंड इसमें लगातार यूनिफॉर्मली हर पूरे थ्रू आउट द वॉल्यूम इस पे यूनिफॉर्म चार्जेस स्प्रेडेड है। तो अगर मुझे टोटल चार्ज लिखना है तो चार्ज की डेंसिटी को मैं इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूंगा 4/3 पाई आर कैपिटल क्यू। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यू। और अगर अपन यहाँ पर इसको रिप्लेस करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पॉइंट पे हमें लिखना आ सकता है, यहाँ से आर डिस्टेंस दूर पे ये पॉइंट है, यहाँ पर अपन फील्ड लिखना चाह रहे हैं। सो फील्ड विल बी kq which is 1 upon 4 by epsilon naught. What is the value of q? Put the value of q from this result. So if we put the value of q, so it will be 4 pi r cubed upon 3, and we have this r square. Yes. So let us write this is r square. So the overall value of this electric field will cancelling this 4 pi and 4 pi. We will get rho r cubed by 3 epsilon naught r square. So yes, the result is looking quite bad, but yes, we can say this is important for us in some cases. So let us say ठीक है काम का रिजल्ट है ऐसा बोल सकते हैं। So after that, on after calculating the electric field at the outside point, now we are going to calculate the electric field at inside point.
which will be different as we compare it with the case of electric field due to non-conducting sphere. So let us check what is the value of electric field due to this non-conducting sphere at any inside point. ठीक है, देखते हैं। तो ये तो हो गया आउटसाइड पॉइंट के लिए। अब आ जाते हैं इनसाइड पॉइंट पे। और अगर देखें तो ये वियर्ड सा जो रिलेशन है हमको याद रहना चाहिए, बिकॉज इट विल हेल्प अस। ये हमें हेल्प करेगा, कुछ कैविटी वगैरह के सवाल में हेल्प करेगा, तो याद रख सकते हैं इसे। तो आपको फिर कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत ज्यादा बड़ा स्टेप है नहीं, तो आप यहाँ से यहाँ पे लिख सकते हो उसको। तो इनसाइड पॉइंट पे अगर मैं देखूँ तो ये ये मेरे पास पूरा थ्रू आउट यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, और यहाँ पर एक पॉइंट पी लिए। तो अगेन यूजिंग सेल थ्योरम के हिसाब से उस पॉइंट पी पे अगर देखें, उस पॉइंट पी पे देखें तो सिमेट्रिकली मैं क्या बोल सकता हूँ इस पॉइंट पी पे, कि बाहर वाले चार्ज के हिसाब से वो पॉइंट सिमेट्रिकल है। उसके हिसाब से ये ऐसा कैंसिल होगा, ये इधर से स्फीयर बनेगा सारे, मतलब जैसे हमने लास्ट उस पे सीखा था। तो बाहर के जो भी चार्जेस हैं उनकी वजह से फील्ड होगा नहीं। सो जो भी स्पिन मतलब फील्ड होगा बट नेट फील्ड नहीं होगा। तो अंदर के चार्जेस की वजह से ही हमें ओवरऑल नेट फील्ड का कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है, मतलब नेट फील्ड बन रहा है। एक्चुअल में तो सारे चार्जेस फील्ड बना रहे हैं, बट ओवरऑल जो नेट बन रहा है वो ये अंदर पे जो लाई कर रहे हैं उनकी वजह से बन रहा है। तो ठीक है, अगर इस पी पॉइंट पे मुझे फील्ड बताना है, सो फिर से मैं इसको एक कंडक्टिंग स्फीयर मान लेता हूँ। यहाँ से इसका डिस्टेंस कुछ आर है, इस पॉइंट का डिस्टेंस कुछ आर है ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, सेंटर से इसका डिस्टेंस स्मॉल आर है। सो अगर ऐसा है तो फिर इस पे चार्जेस निकाल लेते हैं कि क्यू इनसाइड या फिर क्यू will be charge density which is rho into 4/3 pi r cube। और मुझे एक तरह से ये सरफेस का पॉइंट हो गया, अंदर वाले सरफेस के अंदर वाले जो भी मैंने स्फीयर बनाया उसके सरफेस पे ही पॉइंट है। तो हम फील्ड की वैल्यू तो वैसे ही लिखेंगे जो हमने ऊपर यूज किया था, के क्यू बाय आर स्क्वायर। और जब ये वैल्यू यूज करते हैं और यहाँ पर रिजल्ट लिखते हैं तो मुझे क्या मिलने वाला है आप एक बार देख सकते हो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू की वैल्यू लिख लेते हैं। तो 4 पाई एंड रो आर क्यूब, और एक नीचे की तरफ 3 एप्सिलॉन नॉट मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, तो एक आर स्क्वायर का टर्म बचता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कैंसिलेशन वगैरह करके 4/4 को मैं कैंसिल कर रहा हूँ आर क्यूब, और इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ आर स्क्वायर को। सो एक आर बच रहा है ऊपर। सो ओवरऑल रिजल्ट इज रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर अस। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है तो हम इसको याद रखने वाले हैं। रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, एंड व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, इट इज अगेन अलोंग द आर कैप। आर कैप मतलब सेंटर से जो रेडियल वेक्टर बना रहे हैं, रेडियली फील्ड यहाँ से बाहर की तरफ निकल। So this is field due to conducting sphere and field due to non-conducting sphere at any general point x। किसी भी जनरल पॉइंट x पे हमने फील्ड देखने निकालना सीख लिया। मैं चाहूँ तो यहाँ पर आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे साइड में छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं। आई नो कि बहुत ज्यादा खास बात है नहीं, बट नोट्स में होना चाहिए तो बना लेते हैं। तो हमें पता है, देख सकते हैं यहाँ पर फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो सरफेस तक फील्ड आर के साथ बढ़ रहा है, एंड आफ्टर दैट फिर से आर स्क्वायर के साथ कम हो रहा है, विच इज सेम एज प्रीवियस। तो सरफेस पे मैक्सिमम हुआ है और फिर आर स्क्वायर के साथ ऐसा कम हो रहा है। तो अपन ये ग्राफ वगैरह को बना सकते हैं। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज एक्स। सो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है फॉर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट आते हैं सिलेंडर की वजह से फील्ड। सारी चीजें एक जैसी हैं। आज जल्दी जल्दी इन सारी चीजों को खत्म करते हैं, फिर हम फ्लक्स पे एंटर करेंगे। तो सिलेंडर की वजह से फील्ड देखेंगे, और सिलेंडर भी दो तरह से लेंगे हम। एक फॉलो लेंगे विच मीन्स द चार्जेस कंडक्टिंग सिलेंडर, विच मीन्स all the charges given to the cylinder is lies on its surface, and the second one is
non-conducting cylinder in which the charge is uniformly distributed on its volume, ठीक है, throughout its volume. So पहले हम देख लेते हैं कंडक्टिंग वाले केस पे। तो यहाँ पर भी इंटरेस्टिंग है, अगर एक बार आप चीजों को समझ जाते हैं, देखो ये सब कोई अजम्पशन वगैरह नहीं है, बहुत प्रैक्टिकली चीजों को समझ रहे हैं अपन और फिर उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा चीजों को डाइजेस्ट करना सीख जाए तो बेहतर होगा आपके लिए। तो ऐसा मैंने कुछ एक्सेस वगैरह बनाया और यहाँ से देख सकते हैं ये इसका एक एक्सेस है। और अब हम यहाँ से किसी r डिस्टेंस दूर पे, यहाँ से किसी r डिस्टेंस दूर पे एक पॉइंट पे आना चाहते हैं, एक पॉइंट पे आना चाहते हैं जिसपे मुझे फील्ड लिखना है। तो थोड़ा छोटा करते हैं इस पॉइंट को, तो यहाँ से किसी r डिस्टेंस दूर पे यहाँ पर वो पॉइंट है जिसपे फील्ड लिखना चाहते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज आप यहाँ पर देखें, इस जगह पर एक इम्पॉर्टेंट चीज समझते हैं कि फील्ड लाइंस होंगी कैसे। बिकॉज मुझे पता है कि ऊपर का पार्ट, जो ये ऊपर वाला पोर्शन है और ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये उस पॉइंट के बहुत सिमेट्रिकल है बिकॉज इनफाइनाइट सिलेंडर है। तो इनफाइनाइट का मतलब तो आप समझते होंगे ना, इनफाइनाइट का मतलब क्या है। इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा सिलेंडर है, सिलेंडर के हाइट के कंपैरिजन में ये वाला जो डिस्टेंस है दिस इज क्वाइट स्मॉल, उसके लेंथ के कंपैरिजन में। तो अगर आप उसके पास खड़े हो जाओगे तो आपको सब सिलेंडर ही सिलेंडर दिखेगा। अगर यहाँ पर मैं खड़े हो जाऊं और इस सिलेंडर को देखूं तो मुझे चारों तरफ सिलेंडर दिखने वाला है। तो दिस मीन्स कि ये एक इनफाइनाइट सिलेंडर है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ से x डिस्टेंस दूर पे या फिर r डिस्टेंस दूर पे, अगर r लिखता है तो r ही लिख लेते हैं, मुझे फील्ड देखना है। तो अगर मैं आपको टॉप व्यू दिखाऊं तो ऊपर के सिस्टम सिमेट्रिकल होने के कारण ये जो पोर्शन है और ये जो नीचे पोर्शन है, अगर ये सिमेट्रिकल है तो आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर ऊपर नीचे फील्ड होगा नहीं, ऊपर नीचे फील्ड होगा नहीं। सारे वायर्स की वजह से, अगर मान लो यहाँ पर इस चार्ज की वजह से देखूं तो ऐसा है, तो इस चार्ज की वजह से ऐसा है, तो इनके ये वाले कंपोनेंट्स ऐड हो सकते हैं, इधर से भी जो आएंगे उनके ये वाले कंपोनेंट ऐड होंगे। बाकी सिमेट्री से आप ये समझ सकते हो ऊपर नीचे और तीसरे एक्सेस पे जो भी आप उसे नाम दो उनमें फील्ड होने नहीं वाले हैं। तो यहाँ पर अगर फील्ड की बात करें तो ये कुछ इस सर्कल पे आप समझ रहे होंगे कि ये बिल्कुल एक यूनिफॉर्म फील्ड बनने वाला है इस सर्कल के अंदर, एक यूनिफॉर्म फील्ड बनने वाला है इस सर्कल के अंदर। तो अगर ऐसा है तो ये फील्ड को अगर मैं टॉप व्यू से देखूं तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये फील्ड का टॉप व्यू है। तो अगर टॉप व्यू देखें तो इससे फील्ड सिलेंडर से ऐसा रेडियली आउटवर्ड्स निकल रहा होगा, और अगेन आप बोल सकते हो अंदर पे कोई फील्ड होगी नहीं, जैसे हमने पहले सीखा उसी लॉजिक के थ्रू अंदर पे कोई फील्ड है नहीं। तो ठीक है, अगर ऐसा ही देखें तो हमें समझ में आ रहा है कि फील्ड कैसे देखना है, समझना है, ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी आप। तो ठीक है, ऐसा कुछ फील्ड लाइंस मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। तो ये सारे फील्ड लाइंस आप क्या बस इधर के चार्जेस की वजह से फील्ड है? नहीं, सारे चार्ज का कंट्रीब्यूशन है अलोंग द एक्सेस। जैसे इनफाइनाइट वायर पे भी फील्ड ऐसा ही आता था, अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारे चार्जेस की वजह से इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड होते थे और इस वजह से नेट फील्ड आता था। तो इन अ वेरी सिमिलर मैनर यहाँ पर भी फील्ड कुछ उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो फिर से मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने आपको पीछे स्फीयर पे सिखाया, ये टॉप व्यू है, ये स्फीयर नहीं है। तो अगर मैं इनको पीछे एक्सटेंड करूँ, अगर इनको पीछे इस तरह से एक्सटेंड करूँ तो आप ये समझ रहे होंगे अब कि यहाँ से इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे सारे चार्ज को मान सकते हो। कौन से चार्ज को? इस पॉइंट पे। तो जरूरी नहीं है कि पॉइंट चार्ज को सारे मान सकते हैं, हम फील्ड को पीछे की तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। यहाँ पर एक अलग सर्कल बना होगा, यहाँ पर फील्ड ऐसा बना होगा, ऐसा बना होगा। तो हम क्या मान लेते हैं कि हर एक पोर्शन की वजह से यहाँ पर एक हर जगह पर यूनिफॉर्मली चार्ज वायर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जो भी आपने क्यू चार्ज दिया था वो एक वायर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। इस तरह से मैं यहाँ पर चीजों को मान सकता हूँ। तो आई विल ट्रीट दिस यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ रेडियस कैपिटल आर
as a wire for calculation of electric field at any outside point. Inside का field तो आपको पता ही है, inside पे field zero होगा according to Shell theorem. बट अगर बाहर वाले पॉइंट की फील्ड की बात करें तो मैं इसे इनफाइनाइट वायर की तरह ट्रीट करूंगा, बट इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा में गिवन है और हमने इनफाइनाइट वायर के लिए जो फील्ड पढ़ा है वो है 2k लैम्डा बाय आर या फिर 2k लैम्डा बाय डी, जो भी हमने पढ़ा है। तो उनमें से हमें कौन सा रिजल्ट यूज करना चाहिए, उसके लिए हम बहुत नॉर्मल सा काम करते हैं कि मैं एक सिलेंडर मान लेता हूँ ऑफ एनी लेंथ एल, किसी एल लेंथ के सिलेंडर को अज्यूम करता हूँ। तो इस सिलेंडर में क्या चार्ज होगा, सिग्मा इंटू 2πr_l, और इस पूरे सिलेंडर के चार्ज को मैंने किसमें कन्वर्ट कर देना है, मैंने कन्वर्ट कर देना है इस पे एक वायर पे जिसका चार्ज डेंसिटी होगा कुछ लैम्डा। तो इस पे जो चार्ज होगा वो होगा लैम्डा इंटू एल, और हम बोल सकते हैं कि इसको मुझे अगर इसमें कन्वर्ट करना है तो दोनों चार्जेस इक्वल होने चाहिए, जिसका मतलब सिग्मा 2πr_l कैन बी रिटन एज लैम्डा इंटू एल। सो यहाँ से मैं जो लैम्डा की वैल्यू है उसको सिग्मा के टर्म्स में यूज करूंगा। सो आई विल कैंसिल दिस L and L, and further for this further calculation we will treat lambda as sigma into 2 pi r, where what is r here, r is the radius of that cylinder. So capital R लिख लेते हैं, चीजें आसान होंगी because हम small r अभी तक डिस्टेंस को लेते हुए आए, तो कैपिटल R ले लेते हैं। तो ठीक है, ये चार्ज की डेंसिटी हो गई है, तो फील्ड उस पॉइंट पे कैसे लिख लूंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर हो जाएगा एक वायर की तरह ही फील्ड होगा, और वायर का फील्ड हमें पता है, तो इस वजह से फील्ड की वैल्यू लिखूंगा मैं 2k। के की वैल्यू भी लिख लेते हैं बिकॉज पाई वगैरह का टर्म है, तो 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2k लैम्डा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, सिग्मा इंटू 2 पाई r, 2k लैम्डा बाय d होता है, d is a perpendicular distance, so which is actually r here। तो r हमने लिख लिया, यहाँ से थोड़ा फर्दर कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं। तो ये टू को ऐसा कैंसिल कर लेता हूँ, ऊपर एक 2 बच रहा है। सो ओवरऑल मैं यहाँ से बोल सकता हूँ फील्ड विल बी वैल्यू ऑफ फील्ड एट दिस पॉइंट कैन बी रिटन एज सिग्मा, और ये 2 पाई वाला टर्म कैंसिल हो गया है इसके साथ पहले ही, और फिर ये 2 और ये 2 को कैंसिल कर रहे हैं, तो इट इज सिग्मा r बाय एप्सिलॉन नॉट r, और डायरेक्शन कहाँ पर है, अगेन r कैप। तो फील्ड को बिल्कुल वायर की तरह सोचना है, रेडियली ऐसे ऐसे बाहर निकल रहे होंगे हर डायरेक्शन पे, और ये इनफाइनाइट वायर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो दिस इज फील्ड ड्यू टू सिलेंडर, याद रखना है चीजों को काफी बढ़िया से। दिस इज आल्सो अ रिजल्ट व्हिच वी हैव टू रिमेंबर, तो रिजल्ट रिमेंबर है ये। चलो, तो हमने इनफाइनाइट वायर की वजह से आउटसाइड पॉइंट पे देख लिया, इनसाइड पे तो जीरो है। अब लास्ट हमारा होता है ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। तो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर की वजह से भी फील्ड को एक बार चेक कर लेते हैं। तो नॉन कंडक्टिंग का मतलब अब आप समझ चुके होंगे कि इस बार यूनिफॉर्मली चार्ज थ्रू आउट द वॉल्यूम स्प्रेडेड है। तो इस बार अगर यूनिफॉर्मली चार्ज थ्रू आउट द वॉल्यूम स्प्रेडेड है, तो वी हैव टू कन्वर्ट the things according to the Shell theorem that we have read in our last lecture। So अगर ऐसा है तो मैंने मान लो किसी r डिस्टेंस दूर पे फील्ड लिखना चाहता हूँ, तो मैंने एक और सिलेंडर यहाँ पर अंदर में ऐसा मान लिया। ठीक है, मैंने एक अंदर में सिलेंडर मान लिया। ये सिलेंडर क्या है, जिस पॉइंट पे फील्ड लिखना चाहता हूँ जिस डिस्टेंस पे, इसके एक्सिस ऑफ सिलेंडर ऐसा बना लेते हैं। इस एक्सिस ऑफ सिलेंडर से r डिस्टेंस दूर पे मैं फील्ड लिखना चाहता था, तो मैंने इस r डिस्टेंस दूर पे एक बोल सकते हैं आप सिलेंडर एक और अज्यूम कर लिया, और इसका कंप्लीट एक्चुअल जो सिलेंडर था ये अपना आर था, और इसमें जो रेड वाला सिलेंडर है वो एक्चुअल सिलेंडर है, और हमने जो ब्लू सिलेंडर बनाया दैट इज एन इमेजिनरी सिलेंडर which we will use for the calculation of electric field in order to get symmetry
सिमेट्री को पाने के लिए हमने ऐसा बनाया है। तो अगर इस P पॉइंट पे मुझे फील्ड लिखना है, इफ आई वांट टू राइट फील्ड एट पॉइंट P, then what should I do? According to Shell theorem, the net contribution of outside charges, which is the charges which are lying outside this blue cylinder, will contribute zero electric field at point P. So all the field will be due to this inside charges. All the field will be due to this inside charges, and then we will treat this as a system of cylinder. या फिर we can say we will treat this as a cylinder as we have calculated in the previous slide. जो हमने पीछे वाले स्लाइड पे जिस तरह से कैलकुलेट किया वो बिल्कुल ऐसा हो गया है. Just we have to convert this R, capital R into small r. तो देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एक बार आप उसके कैलकुलेशन को खुद से ट्राई भी कर सकते हो और फिर चेक कर सकते हो, बिकॉज आई थिंक कि अब आप इस स्टेज पे आ चुके हो कि इन सारी चीजों की रिजल्ट को डिराइव कर पाओ. तो अगर ये R है तो मुझे बताएं कि इस पे चार्ज निकाल लेना चाहिए मुझे. तो इस पे चार्ज मैंने कुछ क्यू निकाल लिया, इसके अंदर जो भी चार्ज है, तो बस मुझे पता है इन्हीं चार्जेस की वजह से मैं इसको एक नॉर्मल सा सिलेंडर मानूंगा जो कि मैंने पीछे देखा है. तो क्यू विल बी 4 डेंसिटी इनटू चार्ज की डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर इनटू एच, एंड एच इज, ठीक है, एच तो क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम सा हो जाएगा. तो हमें लैम्डा के फॉर्म पे कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो ज्यादा बेहतर होगा. तो मैं यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर लेंथ एल लेंथ का सिलेंडर, जो मैंने ये ब्लू सिलेंडर है उसी को रीड्रॉ कर रहा हूँ, और इसको मैं एक वायर में कन्वर्ट करूंगा बिकॉज मुझे पता है फील्ड उसी तरह से रेडियली बाहर निकलने वाले हैं. तो उसको जब मैं वायर पे कन्वर्ट करता हूँ तो मुझे पता है इस पे चार्ज है रो इंटू पाई आर स्क्वायर, एच को एल लिख लेते हैं, और मैं इसे एक वायर पे कन्वर्ट करूंगा ऑफ लेंथ एल. तो उस पे जो चार्ज होगा ये होगा लैम्डा इंटू एल, और इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं, विच मीन्स लैम्डा एल इज इक्वल्स टू रो पाई आर स्क्वायर into L. R is the distance of that point from the axis of the cylinder. Same point R distance वही लेना चाहिए. So इस बार lambda की value जो which is linear charge density of the imaginary wire that we have drawn, उसकी वैल्यू हो जाएगी रो बाय आर स्क्वायर. ठीक है, तो अगर ये लैम्डा मिल गया है तो अब ये इसे एक वायर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और इनफाइनाइट वायर की वजह से फील्ड हमें पता है. तो E इनसाइड अगर लिखना है तो उसकी वैल्यू हो जाने वाली है रो के, हमें पता है 2k लैम्डा बाय आर, सो 2k, के को भी ओपन कर ही लेते हैं तो चीजें आसान होगी. तो 2/k 4 बाय एप्सिलॉन नॉट and 2k lambda, we will use the value of lambda pi r square by r, and the value of r is again r. So ऐसा कुछ हुआ. अब यहाँ से कैंसिलेशन वगैरह कर लो आप, तो ये कैंसिल हो रहा है, ये 1 ये 2, आई थिंक कैलकुलेशन एक बार देख लेंगे. तो ये r कैंसिल हो रहा है, तो रिजल्ट इज रो r by 2 एप्सिलॉन नॉट, और फिर से इसका डायरेक्शन r कैप के अलोंग ही होगा. फिर से इसका डायरेक्शन अलोंग द आर कैप. आर कैप आप समझ रहे हैं, ये पोलर कोऑर्डिनेट के थ्रू मैं चीजों को लिख रहा हूँ, रेडियली आउटवर्ड्स आर कैप के अलोंग चीजों को लिख रहे हैं. तो ठीक है, आर जो या फिर पोलर कोऑर्डिनेट ना भी बोले तो ये आर जो भी आर वेक्टर बनाए हो उसी डायरेक्शन में रेडियली आउटवर्ड्स ये चीजें जा रही है. तो एक फिर से रिजल्ट टू रिमेम्बर है, हमें चीजों को याद रखना है, ये भी एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, याद रखते हैं. सो हमने सिलेंडर की वजह से बाहर वाले पॉइंट पे फील्ड, अंदर वाले पॉइंट पे फील्ड निकाल लिया है, बाहर वाले पॉइंट पे भी फील्ड निकाल लिया है, और स्फीयर की वजह से भी बाहर वाले पॉइंट पे फील्ड आ चुका है. तो अब आई थिंक इसमें ज्यादा कुछ बच नहीं रहा है. तो नेक्स्ट आते हैं, सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया, तो थोड़े से स्लैब के बारे में बात कर लेते हैं. तो आते हैं उसमें. तो हमने देख लिया अभी सिलेंडर की वजह से रिजल्ट. इस पे एक आउटसाइड पॉइंट पे भी मैं रो के टर्म्स पे चीजों को लिखा देता हूँ, बिकॉज वो भी कभी कभी हमें यूज हो जाने वाला है. सो आप उसको भी देख सकते हो. आउटसाइड पॉइंट पे आप खुद ही डिराइव कर लो, उसमें कोई खास बात नहीं है, बट यस नोट्स पे होना चाहिए, तो एक बार देख लेते हैं. तो आउटसाइड पॉइंट पे अभी हमने फील्ड देखा था
इस पॉइंट पर जो फील्ड आएगा इसकी वजह से आउटसाइड पॉइंट, ओके। तो इसकी वजह से बाहर वाले पॉइंट पे जो भी फील्ड है तो वो क्या लिख लेना चाहिए हमें कि 2k लैम्डा बाय आर, ऐसा। और लैम्डा की वैल्यू हमें पता है कि लैम्डा रो बाय आर स्क्वायर यूज करेंगे, और इस बार हम कंप्लीट स्फीयर यूज कर रहे हैं तो आई विल यूज रो बाय कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। तो लैम्डा विल बी 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू और 2 यूज हो गया। लैम्डा को मैं यहाँ पर रो पाई कैपिटल आर स्क्वायर लिखूंगा, रो पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन आर। सो दिस विल बी योर फील्ड आउटसाइड, जिसको हम के क्यू 2k लैम्डा बाय आर भी लिख सकते थे, या फिर जो भी हमने देखा था। तो इसके हिसाब से कैंसिलेशन वगैरह कर सकते हो, 1/2, तो रिजल्ट बाय वगैरह कैंसिल हो गया। तो रो आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आउटसाइड पॉइंट पे कुछ ऐसा फील है। तो ये काम आ जाते हैं कैविटी वगैरह वाले सवाल में, और भी बहुत जनरल जगह काम आ जाते हैं। अगर रो के फॉर्म पे चीजें दी हुई है तो हमें थोड़ा हेल्प कर जाता है। तो अगर याद रह जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहता है तो थोड़ा सा आपके लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा और रिजल्ट में आना चाहिए। बट आपको बेसिक समझ में आना चाहिए कि फील्ड रेडियली बाहर निकल रहा है तो उस वजह से हमने सारे चार्जेस को एक वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। चलो ठीक है, तो यहाँ तक अगर बातें हो गई हैं तो नेक्स्ट हम शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्लैब देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एक स्लैब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं। थिक स्लैब है ये और चार्ज है। तो मान लेते हैं ये मेरे पास एक स्लैब है, उसका मैं फ्रंट व्यू है, एक्चुअल में ये कुछ ऐसा है। आप समझ रहे हैं, इस तरह से कुछ ऐसा है, शीट है, इनफाइनाइट स्लैब सा एक्ट कर रहा होगा। इनफाइनाइट अगेन वही मतलब है इसका। तो इस तरह का कुछ स्लैब है, बट हम इसका फ्रंट व्यू बनाना चाह रहे हैं। हम इसका फ्रंट व्यू सिर्फ बनाना चाह रहे हैं, स्लैब आपका कुछ इस तरह का। तो ठीक है, तो अगर इसका सिर्फ फ्रंट व्यू बनाए और इसके पूरे सरफेस पे लगातार यूनिफॉर्म वॉल्यूम पे हर जगह ऐसे बोल सकते हैं कि चार्जेस भरे हुए हैं। ये नॉन कंडक्टिंग सा चीज है और इसमें लगातार चार्जेस हम हर जगह भरे हुए हैं। और आप समझ रहे होंगे अब कि इस पे किस तरह से ऐसे चार्जेस हर जगह भरे हुए हैं। तो अगर ऐसा है तो इन दैट केस मुझे समझ में आना चाहिए कि इस स्लैब को आउटसाइड पॉइंट पे फील्ड, इसके अंदर पे किसी पॉइंट पे फील्ड, ये हमें सिमेट्री के थ्रू निकालना आना चाहिए। तो एक बार चेक कर लेते हैं कैसे लिखना चाहिए। तो ये स्लैब है, अब मुझे पता है कि इसको मैं बहुत सारे पतले पतले प्लेट्स में कट कर सकता हूँ। तो ये एक पतला सा प्लेट हुआ, ठीक है, ये एक पतला सा प्लेट हुआ। और इस पतले से प्लेट के कारण, इनफाइनाइट प्लेट के कारण, मैंने लास्ट लेक्चर में जब डिस्क को हमने, आई थिंक लेक्चर नंबर 2 पे था, डिस्क का जब फील्ड डिराइव किया था तो उसकी वजह से हमने इनफाइनाइट शीट की वजह से भी फील्ड लिख रही थी। और वो फील्ड की वैल्यू हमने कुछ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सा डिराइव किया था। आई थिंक आपको याद होगा, एक डिस्क था, हमने इनफाइनाइट मानने के लिए एक्स को बहुत कम माना था एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ दिस डिस्क, और वहां से इस रिजल्ट पे हम पहुंचे थे। तो अगर आप नहीं देखे हो तो आप एक बार जाकर उससे चेक कर सकते हो, फिर इस लेक्चर पे वापस आ सकते हैं। तो अगर यहाँ पर शीट को मैं इस पे कट कर रहा हूँ बहुत पतले पतले शीट पे, तो इसकी वजह से फील्ड इस पॉइंट पे क्या बनेगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बट ये सिग्मा है और हमारे पास ये 3 डायमेंशनल रो का बॉडी है। तो मैंने अब अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको रो सिग्मा को कन्वर्ट करना सिखा दिया है, इसलिए मैं थोड़ा फिगर के साथ आपको डील कर रहा था, बिकॉज आप समझ पाओ कि हमें कैसे रो सिग्मा को कन्वर्ट करना है। कोई खास बात उसमें है भी नहीं। तो ठीक है, यहाँ पर अगर देखें तो मुझे रो को कन्वर्ट करना है सिग्मा, सिग्मा को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ रो। तो देख लेते हैं क्या लिखना चाहिए। तो मैं ऐसा एक प्लेट काटता हूँ ऑफ एनी थिकनेस टी या फिर डी,
किसी भी डी थिकनेस का मैंने एक स्लैब काटा और इस पे चार्जेस लिखना चाहूंगा, तो क्या लिखूंगा मैं इस पे चार्जेस? यहाँ पर होने वाला एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस डी और होने वाली चार्ज डेंसिटी लो, और ये सेम किसके इक्वल होगी? अगर मैं सर इसको मान लूं कि ये पूरा एक पतला सा स्फीयर है और मैं इसको एक सरफेस पे दे सकता हूँ, इसके पूरे सरफेस पे ये चार्ज दे सकता हूँ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू ए। तो हम कर क्या रहे हैं, आई थिंक आप समझ रहे होगे। इससे मैं ऐसे एक स्लैब को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ एक प्लेट पे और चार्जेस सेम रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। ऐसे एक प्लेट पे कन्वर्ट कर रहा हूँ और इसके जो भी चार्जेस हैं वो इसके सरफेस पे देने चाह रहे हैं, बिकॉज हमें पता है कि यहाँ पर डिस्टेंस के साथ चीजें चेंज होती नहीं है, तो हम इतने वॉल्यूम पे चार्जेस रखें या फिर पूरे सरफेस पे रखें, फील्ड एक जैसा बनने वाला है, तो सारे प्लेट्स को एक तरह से ऐड कर रहे हैं। तो रो ए डी ये हो गया इस पे चार्ज, और मैं इसको इक्वल लिखना चाहता हूँ शीट पे चार्ज लिख रहे हैं, तो सिग्मा टाइम्स ऑफ ए। सो ए वाले टर्म्स कैंसिल हो गए, तो सिग्मा कैन रिटन एज रो इंटू डी। रो इंटू टी मतलब हम जितने भी थिकनेस का स्लैब लेते जाएंगे, जैसे जैसे मैं इस थिकनेस को बढ़ाऊंगा तो शीट का भी जो सिग्मा है दैट विल इंक्रीज, ठीक है। तो ये हमने कन्वर्जन किया है ऑफ सिग्मा फ्रॉम रो, रो से सिग्मा पे कन्वर्जन। अब इसके फील्ड के बारे में थोड़ा सोचते हैं, और अगर मैं इसके फील्ड के बारे में आपको बताऊं, तो ये ऐसा स्लैब हुआ और इस पॉइंट पे फील्ड लिखना है, और अगर इस पॉइंट पे फील्ड लिखना है तो ठीक है, ऐसा कुछ फील्ड होगा हर एक स्लैब की वजह से। तो यहाँ पर तो हमको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए, बिकॉज आउटसाइड पॉइंट है, सारे स्लैब एक ही डायरेक्शन पे फील्ड बना रहे हैं। तो इस जगह पर मैं अगर लिखूं आपको, तो ये वाला डिस्टेंस विल बी योर टोटल थिकनेस, इसको टी मान लेते हैं, टोटल थिकनेस स्लैब की टी मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो फील्ड बनेगा, यहाँ पर जो फील्ड बनेगा ये होगा सिग्मा, जो कि पूरा चार्ज जो लिखना है सिग्मा को क्या लिखेंगे हम फिर? रो टाइम्स ऑफ डी के बदले लिखेंगे रो टाइम्स ऑफ टी। सो रो टाइम्स ऑफ टी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दिल विल बी योर फील्ड एट दिस पॉइंट रेडियली आउटवर्ड्स। हर जगह पर ऐसा ही होगा, रेडियली आउटवर्ड्स। तो ये हो गया आउटसाइड पॉइंट के लिए, ये किसी आउटसाइड पॉइंट के लिए। चलो अब पॉइंट को अंदर रखते हैं और देखते हैं फिर क्या डिफरेंस आ सकता है। तो इनसाइड पॉइंट, हाँ, सो इनसाइड पॉइंट पे फिर से हमने वैसा ही स्लैब बनाया, थोड़ा इस बार बड़ा बनाते हैं। और मेरा पॉइंट कहीं इसका, मैं बीच से डाइवर्ट कर रहा हूँ, और इस इसको मैंने बिल्कुल इक्वली डाइवर्ट किया दो पार्ट पे। एक हो गया ये एंड सेकेंड वन इज दिस, एंड द थिकनेस ऑफ दीज टू पार्ट इज सपोज t/2 एंड t/2। और मेरा पॉइंट यहाँ पर कहीं है, मेरा पॉइंट कहीं यहाँ पर है, एंड दिस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ d फ्रॉम दिस सरफेस, यहाँ से किसी d डिस्टेंस पे, या फिर ऊपर से ले लेते हैं, एक ही बात है, चल जाएगा। तो ठीक है, ये वाला डिस्टेंस d ले लेते हैं, एक्सिस से ही लेते हैं, थोड़ा आसान है। तो यहाँ से डिस्टेंस d है और इसकी वजह से फील्ड को लिखना चाहते हैं। अब देखो आप ध्यान से क्या करना चाहिए। तो मैं इसको दो स्लैब्स में कट कर सकता हूँ, दो अलग अलग स्लैब पे। एक ये स्लैब हो गया मेरा, ऊपर वाला एक स्लैब में कन्वर्ट किया। तो आपको आइडिया लग गया होगा क्या करना है, बहुत देर से ऐसा ही कुछ करते जा रहे हैं हम। तो एक ये स्लैब बना लिया हमने, एंड एक नीचे स्लैब बना लिया, और इसकी वजह, दोनों की वजह से फील्ड लिख लिया, जो कि हमें पता है कि डायरेक्शन अलग अलग होगा, तो माइनस करना पड़ेगा। तो ये जो नीचे वाला स्लैब है, इस पे जो चार्ज की डेंसिटी होगी बस वो डिफरेंट होगी, बाकी फील्ड का फैक्टर तो सेम है। तो E1 विच इज ड्यू टू लोअर पार्ट, E1 की बात करूं तो वो होगा, ये पूरा हो जा रहा है t/2 प्लस डी विल बी द थिकनेस, तो रो इनटू t/2 प्लस डी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया, और इसका डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, इसका डायरेक्शन है ऊपर की तरफ। एंड सेकंड इज E2 which is rho times of, अब इसका थिकनेस है, अगर हम देखें तो t/2 माइनस डी,
सो d बाई टू माइनस डी बाय टू एप्सिलॉन। तो अगर नेट लिखना है, चीजों को यहाँ पर नेट लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? तो ई नेट विल बी द सब्ट्रैक्शन, बिकॉज इसका जो फील्ड का डायरेक्शन है ये ऐसा है। सो ई नेट विल बी E1 minus E2, E1 minus E2, and on solving, I think you will get rho d by rho d by epsilon. You will get rho d by epsilon. So this is the net field due to slab at any inside point. तो आई थिंक हमने सिमेट्री के थ्रू जितने भी चीजें करनी थी वो यहाँ पर कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि ये फील्ड की सारी चीजें हो गई हैं और इससे रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी हम करने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लाएंगे और कुछ बहुत बढ़िया सवाल हमारे जो कोर्सेज आने वाले होंगे जिसमें कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे फॉर 2024 क्वालिटी क्वेश्चंस होंगे वो है। तो उस कोर्स में भी कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड करेंगे ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स। एंड सेकंड थिंग इज इस चैप्टर में भी मैं इनफ क्वेश्चंस आपको कराते जा रहा हूँ और फिर आपको कुछ क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस भी कर लेनी है। तो आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स टॉप लेवल का हो जाने वाला है अगर आप नोट्स को भी अच्छे से रिवाइज करके जाते हो और अगर आप एक समझने वाले बच्चे हो तो आप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को कर सकते हो, बिकॉज नोट्स में ही मैंने बहुत अच्छे अच्छे सवाल को इंक्लूड कर देना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और हमने अब फील्ड के बारे में बातें कर ली है। तो नेक्स्ट थिंग इज इंट्रोडक्शन टू। तो एक अगर आपको फील्ड में कॉन्फिडेंस चाहिए तो ठीक है, एक होमवर्क सा दे रहा हूँ मैं, आप इसको एक बार चेक कर सकते हो। सो एक होमवर्क सा दे सकता हूँ मैं, एक बार इसके फील्ड को आप निकाल के चेक करो और इसको कमेंट में बता सकते हो कि इसका आंसर क्या आ रहा है। एक स्क्वायर प्लेट है, कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या इसका आंसर आप ला रहे हो। चीजों को सोचना है, आंसर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, चीजों को समझना अच्छे से है और करना है देख के। तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसा पॉइंट है एंड इस एक्सिस पे इसका लेंथ एल है, एक स्क्वायर प्लेट है। स्क्वायर प्लेट नहीं करते, स्क्वायर वायर फ्रेम है, मतलब बीच में कहीं भी चार्ज नहीं है, जो भी चार्ज है वो इसके वायर पे रखते हैं। स्क्वायर प्लेट में तो फिर सॉलिड एंगल से बहुत इजीली कर लेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ है। और अगर इस पॉइंट पे आपको फील्ड चाहिए विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ एल, दिस इज अगेन एल, ये एल स्क्वायर का भी साइड था, ये भी हमने एल दिया है। तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। आप इसको बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि क्या आपका आंसर है। आई थिंक इसमें चार्ज की डेंसिटी लैम्डा वगैरह ले लेनी चाहिए अपने, तो वो भी इंक्लूड कर देते हैं। चार्ज की डेंसिटी यहाँ पर लैम्डा है ऑन ईच वायर, हर वायर में चार्ज की डेंसिटी लैम्डा है, लेंथ एल है, सारी चीजें ठीक है। आगे बढ़ते हैं एंड इंट्रोडक्शन करते हैं थोड़ा सा सॉलिड एंगल, चीजों को समझ लेते हैं, फिर इसका एप्लीकेशन तो बहुत है। तो एप्लीकेशन अपन आई थिंक अगली लेक्चर पे देख पाएंगे बिकॉज टाइम बहुत हो गया है। सो इंट्रोडक्शन टू सॉलिड एंगल। तो अभी तक हम क्या पढ़ते आए हैं कि कोई भी ऐसा बॉडी है रैंडम से शेप का, या फिर अ, मान लेते हैं कोई भी एक पॉइंट है, कोई भी ऐसा एक स्फेरिकल शेप ही बना, मतलब एक सर्कुलर प्लेट सा ही बना लेते हैं। तो मुझे पता है कि अभी इससे
इसके अगर मैं कॉर्नर्स को ऐसे मैच करूँ, मैं 2 डायमेंशनली मैच कर रहा हूँ, समझ रहे होगे, ये ऐसे लाइन मैंने यहाँ पे ऐसा खींचा है और इसके थ्रू मैं इसको ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने एक ट्रायंगल सा बनाया है, ये कोई भी और भी कोई शेप नहीं है, तो इसका ये जो एंगल है इसको अपन प्लेन एंगल बोलते हैं, इसको अपन प्लेन एंगल बोलते हैं। तो ये कुछ थीटा है, ठीक है। तो ऐसा ही ये प्लेन एंगल कहलाता है। और अगर इसी पॉइंट को मैं अगर हर जगह से जोड़ दूं, ऐसा 3 डायमेंशनली हर जगह से जोड़ दूं, ऐसा पीछे आगे हर जगह से ऐसे जोड़ दे, तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कैसे मेजर करेंगे वो सारी बातें कर लेंगे अभी। बहुत नॉर्मल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसको अपन सॉलिड एंगल का नाम देते हैं। अब ये एंगल कैसे है देखेंगे, ये एंगल जो है नहीं, पूरा सर्कुलर प्लेट है, ये क्या है, तो इस तरह के चीजों के बारे में बात करेंगे। तो इसको अपन रेडियंस वगैरह में मेजर कर लेते थे, या आप स्टेरेडियन में मेजर करेंगे, तो एस टी लिखते हैं, स्टेरेडियन में मेजर करेंगे। सिंबल कुछ इसका ऐसा रखेंगे, ठीक है। तो ये तो बात हुआ बेसिक यूनिट का, और सॉलिड एंगल देखना कैसे है। तो अगर मान लेते हैं ये मेरे पास एक प्लेट है, तो मैं इसके अगर सारे एंड्स को ऐसा मिलाऊं, ऐसा, तो ये वाला जो अपना यहाँ पर एंगल सा फॉर्म हुआ है, इनको एक ही पॉइंट से मिलाना है, ऐसा, इसको ऐसा नहीं बनाना है, मतलब आप समझ रहे होंगे, वो मैंने सबको एक ही पॉइंट पे जाकर ऐसा मिलाया है। तो ये वाला जो एंगल सा फॉर्म हो रहा है, दैट इज प्योर सॉलिड एंगल। तो इसे कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे सोचना है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपके साथ बात करता हूँ। तो अभी फिलहाल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, तो उसी के नॉलेज से सॉलिड एंगल को यूज करके देख लेते हैं कैसे करना चाहिए। ओके ओके, सो हमें कैसे सोचना है उसके बारे में मैं बात करना चाह रहा था, तो आप देखते हैं कैसे होता है। तो ये मेरे पास एक मान लेते हैं, हमें क्या करना है, अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से चीजों को सोचते हैं। और कभी भी आप इसी लॉजिक से किसी भी चैप्टर में सोचेंगे, कभी भी आपको परेशानी नहीं होगा। तो बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया चीज अपन सीखने वाले हैं, हम ध्यान से बस इस चीज को सोचें। मान लेते हैं मेरे पास एक प्लेट है, ठीक है, और इस प्लेट के नीचे एक पॉइंट है जिसके अबाउट हम सॉलिड एंगल लिखना चाहते हैं। अगर मैं पॉइंट बदल दूंगा तो उस हर पॉइंट, हर बॉडी का हर पॉइंट के अबाउट सॉलिड एंगल अलग है, इस पॉइंट के अबाउट इस बॉडी का सॉलिड एंगल कुछ और होगा, इस पॉइंट के अबाउट इस बॉडी का सॉलिड एंगल कुछ और होगा। तो इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहला काम होगा ये हमारा, कि ये जो मैंने सरफेस बनाया है, इस सरफेस से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसा कुछ निकाल दो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसा कुछ निकाल दो, तो ऐसे लाइंस निकलेंगे, उसको पॉइंट चार्ज मानते हुए जिस भी पॉइंट के अबाउट निकालना है, तो ऐसे हर डायरेक्शन पे निकले। अब क्या करो, आप इसको एक कोई भी कितना कैसे भी रेडियस के स्फीयर के अंदर रख दो, कैसे भी रेडियस के स्फीयर के अंदर रख दो। तो आप जिस भी रेडियस के स्फीयर के अंदर रख रहे हो, उसको सेंटर किसे मानना है, तो स्फीयर का सेंटर भी उसी पॉइंट को मानना है, एक स्फीयर के अंदर रख दो। तो आप देखोगे कि जो कॉमन लाइंस निकल रहे हैं, जो लाइंस कॉमन निकल रहे हैं, कॉमन बोलने का मतलब है कि जो इस वाइट, बिकॉज हमारे पास स्फीयर था नहीं यहाँ पे, स्फीयर था नहीं, मुझे इस बॉडी का सॉलिड एंगल लिखना था, इस बॉडी का सॉलिड एंगल लिखना था ओ पॉइंट के वो। तो मैंने क्या किया, बस ओ पॉइंट पे एक चार्ज मारते हुए हर डायरेक्शन में रेज निकाले, मैंने बस ऊपर निकाले, निकला ये हर डायरेक्शन पे होगा, ऐसा ऐसा। तो जो भी लाइंस उस पॉइंट, उस पूरे सरफेस को क्रॉस करके जा रहे हैं, मैंने उससे ड्रॉ कर लिया है। और फिर मैं अब उसी पॉइंट के अबाउट एक बड़ा सा स्फीयर बना लेता हूँ, और इस स्फीयर को भी ये लाइंस कट करके जाए, इस को भी ये कट करके जाए। तो जिस सरफेस, कॉमन सरफेस जो हुआ, मतलब जो स्फीयर को भी कट किया और इस पे भी कट किया, मतलब जो लाइंस दोनों से पास हुए, स्फीयर से भी और इससे भी, तो स्फीयर के उस पोर्शन का एरिया निकाल लेना। मतलब अगर मैं यहाँ पर बताऊं, तो आपको ये वाले कर्व सरफेस एरिया निकाल लेना चाहिए स्फीयर। तो स्फेरिकल कैप का एरिया निकालना कोई बड़ी चीज है नहीं हमारे लिए, तो मुझे ये वाले स्फीयर के इस पार्ट का एरिया निकालना चाहिए।
अब आप बोलोगे रेडियस क्या है, आपका जो मन है वो रेडियस ले लो। अभी मैंने कुछ आर ले लिया है और मैंने इस आर लेंथ के रेडियस को ले लिया है। मैं चाहूँ तो इस प्लेट के ऊपर ऐसा एक स्फीयर बनेगा उस ओ पॉइंट के अबाउट, तो मैं वैसा भी बना सकता था, बट मैंने आपको रैंडमली बनाना सिखाया है बिकॉज आप इससे चीजों को बहुत इजीली सोच पाओगे। तो ये मैंने एक स्फीयर बना लिया। तो अब जो सॉलिड एंगल है वो डिफाइन है, जो ऊपर स्फीयर का एरिया बना है, तो एरिया जो ऊपर स्फीयर का एरिया बना है, जो कॉमन एरिया आया है, और उसको स्फीयर के जिस भी रेडियस का आपने बनाया, सपोज आर रेडियस का बनाया, उसके रेडियस से डिवाइड कर, तो दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ सॉलिड एंगल। तो करना क्या है, कोई भी सरफेस है, उस सरफेस से आप जिस भी पॉइंट के अबाउट सॉलिड एंगल निकालना है, लाइंस निकाल दो। फिर उस सरफेस को आप उसी पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक बड़ा स्फीयर बना लो, और फिर चेक करो आप कि कौन से कॉमन लाइंस, जो लाइंस इससे निकलते हुए जा रहे हैं, जो लाइंस इससे भी निकल रहे हैं और उस सरफेस को भी जाते हुए कट कर रहे हैं, स्फीयर को भी कट कर रहे हैं। तो तो एक्चुअल में तो आप देख सकते हो कि इस सरफेस से इतने ही लाइंस कट करते हुए जा रहे हैं, बाकी तो ये सारे लाइंस स्फीयर को तो कट करेंगे, बट इसने ये येलो वाले पोर्शन को कट किया नहीं है, तो हमें कॉमन वाला लाइंस देखना है। तो कॉमन वाले लाइंस स्फीयर के इस पोर्शन को कट किए, तो स्फीयर के इस पोर्शन का रेडियस अपॉन आर स्क्वायर, दैट विल बी द सॉलिड एंगल ऑफ दैट बॉडी। इस बॉडी का सॉलिड एंगल है अबाउट पॉइंट ओ। तो अब क्या यहाँ पर ये बात समझ में आ गया होगा हमें कि अगर मैं ये बॉडी ऐसा लूं या फिर ऐसा लूं, मैटर ही नहीं करता। आपको क्या करना है, इससे लाइंस निकाल रहे हैं और बाहर आपको क्या बना देना है, एक स्फीयर। तो अगर मैं सेम दो पॉइंट्स के बीच में कैसा भी शेप लेता हूँ, मुझसे मेरा सॉलिड एंगल चेंज नहीं होगा। मतलब ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इसके बीच में मैं कैसा भी कर्व बनाऊं, ये बनाऊं, ऐसा वायर बनाऊं, या फिर मैं एक ऐसा वायर बनाऊं इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में, मुझे पता है कि वो सेम स्फीयर, अगर मैं बड़ा सा स्फीयर बनाऊंगा तो ये सारे पोर्शन एक ही तरह के कट कर रहे हैं, तो दैट विल बी योर सॉलिड एंगल अबाउट दैट पॉइंट। ऐसे सोचना है, कभी भी गलती नहीं होगी। तो फिर अगर ऐसा है तो स्फेरिकल कैप का एरिया हमें निकालना आता है। अगर नहीं आता है तो ठीक है, अगले लेक्चर में मैं इंक्लूड कर दूंगा। लेक्चर की लेंथ थोड़ी बड़ी हो गई अभी तक, तो उसको इंक्लूड कर दूंगा। मैं एक चीज आपको और सोचने पे मजबूर कर रहा हूँ। कोशिश करना कि एक क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब है, और उस क्यूब का हम सॉलिड एंगल लिखना चाह रहे हैं। इस पूरे क्यूब का सॉलिड एंगल लिखना चाह रहे हैं किसी भी पॉइंट ओ के अबाउट, जो कि अंदर पे लाए कर, एक क्यूब है, और इस क्यूब का सॉलिड एंगल लिखना चाह रहे हैं इस ओ पॉइंट के अबाउट, इस ओ पॉइंट के अबाउट। ये ओ जरूरी नहीं है कि उसके सेंटर पे लाए कर। तो क्या करेंगे, तो हमें क्या करना चाहिए, इस ओ से लाइंस निकाल देने चाहिए। और मुझे पता है ये स्फेरिकल फॉर्म में हर डायरेक्शन में लाइट रेज निकलेंगे, पॉइंट चार्ज मानते हुए। लाइट निकालो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालो, कुछ भी करो, तो सारी एक ही चीज है। और फिर इसको मैं एक बड़े से स्फीयर पे इनक्लोज कर देता हूँ। एक बड़े से स्फीयर पे इनक्लोज कर दिया मैंने, और जब मैंने इसको एक बड़े से स्फीयर पे इनक्लोज किया, तो आप मेरी बात समझ सकते हो कि इसका रेडियस मैंने कुछ भी आर ले लिया। और हम यहां से समझ सकते हैं कि अगर वो पॉइंट उस क्लोज बॉडी के अंदर लाई कर रहा है, तो हर एक लाइन जो भी बाहर निकलने वाली है वो इस क्लोज बॉडी को क्रॉस करके ही निकलेगी, और फिर जाके स्फीयर को भी क्रॉस करेगी। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि कॉमन एरिया इस बार स्फीयर का पूरा एरिया जो है वो कॉमन है, बिकॉज यहाँ से जो भी लाइंस निकले हैं, ये जो भी लाइंस यहाँ से निकलेंगे वो पूरे क्लोज बॉडी को क्रॉस करके ही बाहर जाएंगे। तो कॉमन एरिया इज एक्चुअली जो स्फीयर का भी, मतलब जो स्फीयर को क्रॉस करके लाइट रेज निकले और जो इसको क्रॉस करके निकले, उसमें से हम बोल सकते हैं कॉमन एरिया पूरे स्फीयर का रेडियस है। तो उसका मतलब लिखेंगे हम 4 पाई r स्क्वायर बाय r स्क्वायर, दिस इज योर सॉलिड एंगल। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आ गया, आर स्क्वायर कैंसिल, मतलब किसी भी क्लोज बॉडी का, किसी भी एक बॉडी का, क्लोज बॉडी का किसी अंदर के पॉइंट के अबाउट सॉलिड एंगल हमेशा 4 पाई स्टेरेडियन होता है। ठीक है, सो सॉलिड एंगल of a closed body
about a point lying inside the body is always 4 pi स्टेरेडियन। ये 4 pi स्टेरेडियन होने वाला है हमेशा सॉलिड है। और अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि मान लो क्लोज बॉडी है, जैसे एक ट्रैक ऐसा कुछ बना ले, पिरामिड शेप, तो इस शेप पे अगर ध्यान से देखें तो इसको अगर मैं क्लोज बनाऊं, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे डायग्राम से क्या किया है। सो इस तरह का जो भी शेप बना है यहाँ पर, तो अगर मैं इसके किसी भी बॉटम वाले पॉइंट के अगर वो सॉलिड एंगल इसके बॉटम फ्लैट सरफेस हो, एक चीज तो फ्लैट सरफेस हो और बॉटम के अबाउट अगर सॉलिड एंगल लिखना है, तो फिर आप एक बार सोचो क्या होना चाहिए। हमें पता है कि अगर मैं इससे लाइंस निकालूंगा तो लाइंस कुछ ऐसे जाएंगे, तो ये जो ऊपर इस हॉरिजॉन्टल लाइन से जो भी लाइंस ऊपर निकले हैं, सेम लाइंस हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे भी निकले, तो हमें पता है कट करने वाला पोर्शन कितना होगा। अगर ये मैंने फ्लैट बेस माना, तो इससे ये कट करते हुए नहीं आ रहे, बिकॉज ये सरफेस के नीचे यहाँ पर ही पॉइंट है, नीचे डायरेक्टली निकल रहे, कट करके नहीं आ रहे। तो अगर मैं इसको एक स्फीयर के अंदर रखूं, तो इस पॉइंट के अबाउट, इस ओ पॉइंट के अबाउट जो भी लाइंस बाहर की तरफ निकल रहे हैं, वो कॉमन हमें पता है कि ये जो ऊपर लाइंस निकले हैं यही स्फीयर और दोनों के लिए कॉमन है। इस बॉडी को भी क्रॉस किया है उन्होंने और स्फीयर को भी क्रॉस किया है। अगर फ्लैट बेस है तो फ्लैट बेस के अबाउट सॉलिड एंगल मुझे बोलना चाहिए कि किसी भी फ्लैट बेस के अबाउट अगर एक पॉइंट रखते हैं क्लोज बॉडी का, तो सॉलिड एंगल हमेशा पाई स्टेरिडन हो जाना चाहिए, बिकॉज आधे सरफेस को कट कर रहा है। तो एरिया इज 4 pi r² अपॉन 4 pi r² और अपॉन r², आई थिंक 2 pi स्टेरिडियन होता है, सॉरी। तो उसका सॉलिड एंगल क्या हो जाना चाहिए, 2 pi स्टेरिडियन हो जाना चाहिए अगर फ्लैट बेस के अबाउट देखें। तो जो भी नीचे वाले पोर्शन है वो तो रह जाएंगे, ऊपर वाले पोर्शन ही कॉमन पे निकल पाएंगे। तो फोर इस बार जो एरिया निकला है वो हाफ एरिया एलिमिनेट हुआ है, तो बस उसकी सॉलिड एंगल फ्लैट बेस के अबाउट हमेशा 2 pi स्टेरिडियन होती है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ था सॉलिड एंगल का। अगली क्लास में इसके एप्लीकेशंस को अपन देखेंगे। आज की क्लास यहाँ पर ही फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।